वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप देखेंगे और रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के कि वो किस किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं। तो क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप में और कीटोनिक ग्रुप में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये कार्बोनाइल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप, जबकि कीटोनिक में कीटोन्स में दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो दिस कार्बोनाइल कार्बन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट एंड इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। दो बॉन्ड्स यहाँ फॉर्म हुए हैं। एक बॉन्ड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है। फर्स्ट बॉन्ड इज़ ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। Second bond is a pi bond. So there is one sigma bond, there is one pi bond, and carbon forms one, two, three sigma bonds and one pi bond. And carbon forms one sigma one pi and three sigma bonds. इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी, क्योंकि एक s का और दो p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तीसरा बॉन्ड यानी कि 1, 2, 3, और जो चौथा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज़ होता है उसमें। तो इस तरह से अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो कार्बन इज़ पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव। यहाँ पे दो बॉन्ड्स फॉर्म करने के बावजूद ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो पेयर्स इसके पास मौजूद होंगे सल्फरस, जो मैंने यहाँ पे शो कर दी। इसका मतलब ये है ये वाला सेंटर है जहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और वो उस जगह से करेगा जहाँ से उसको जगह मिलेगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से देखें लिटा के, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, और इसके अलावा ये पोलर भी है, ये पोलर पोल्स ही हैं। तो द बॉन्ड इज़ पोलर इन नेचर, इसीलिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाटर सॉल्युबल भी हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है और वो यहाँ पे जो एक बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो सेकंड बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो आप इस तरह से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों का शो कर सकते हैं। कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इसमें, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, ऑक्सीजन इज़ 1s2, 2s2, 2p2, 2px2 एंड 2py में सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो एक के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपको पता है कि इनकी जो इंटरेक्शन है वो अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड होती है, जो पाई बॉन्ड की इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक एक, तो यहाँ मिल लेंगे, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ मिल लेंगे। तो स्पेस अबव या बिलो द प्लेन है। इसके बाद अगली बात जो हमें इसकी पता होनी चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करेंगे। बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये 120 डिग्री पे का है।
तो द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड is of 120 degree. Carbon oxygen bond is polarized. Bond angle carbon oxygen is 120. Carbon is electrophilic. In this case, this electrophilic means it acts as a Lewis acid. Lewis acid means electron pair acceptor, and oxygen is nucleophilic and it is acting as a Lewis base. It has the ability to donate electrons because it has lone electron pairs. So अगर ये इन्वॉल्व हो तो फिर ये Lewis बेस के तौर पर यहाँ पे शामिल होगी। तो ये इसकी कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर याद रखिएगा कार्बन की। कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ भी कार्बन का sp2 हाइब्रिड इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए भी। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की 4 वैलेंसीज को जस्टिफाई करती है और इसके अलावा मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन को भी जस्टिफाई करती है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम साथ साथ चलाते हैं। इवन ऑक्सीजन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म टू शो हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी व्हेन एवर एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड। इसके रिएक्शंस की बात करें तो 2 किस्म के रिएक्शन हैं जो ये शो कर सकता है, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, और एक एसिड कैटेलाइज्ड है और एक बेस कैटेलाइज्ड है। एसिड कैटेलाइज्ड एंड बेस कैटेलाइज्ड। हम जानते हैं कि जो कार्बन है इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मौजूद है। अगर हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन करवाएंगे तो हम बेसिकली इस कार्बन को मज़ीद अगर हम बेस कैटेलाइज करवाएंगे तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज़ इन्वॉल्व। तो हम बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल हासिल करेंगे यानी HNU से ब्रेकअप करेंगे पहले मॉलिक्यूल को और एक न्यूक्लियोफाइल उससे जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे यह हाइड्रोजन साइनाइड है। अगर आप डायरेक्टली हाइड्रोजन साइनाइड को इस्तेमाल करें यहाँ अटैक कराने के लिए तो हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सायानो ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। यू हैव टू get a pure cyanoine with unpaired electron pairs. So in this case now the cyano group is more nucleophilic in character, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन भी ये वाले इलेक्ट्रॉन तोड़ के अपने साथ ले गया। नाइट्रोजन आगे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पेयर रखती है अपने पास। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे फिर सायानो ग्रुप का जो है वो अटैक होगा उस जगह से जहाँ पे अवेलेबल हो स्पेस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस। और फिर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इनको हम बेस कैटेलाइज्ड कहते हैं। तो दिस नाउ कैन इंटरैक्ट ईजीली विद दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और यहाँ पे ये अपने आप को ऐड ऑन कर लेगी। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर के साथ बॉन्ड तोड़ लेगा, फर्दर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। कार्बन जो है इसके साथ ये सायानो लग जाएगा। 2 R's हैं, ये समझ लें कोई भी R फॉर अल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये वाली प्रोडक्ट इसको अल्काक्साइड कहते हैं। तो अल्काक्साइड इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड, और सेकंड फेज़ में आप इन अल्काक्साइड्स को प्रोटोनेट करवा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो ये जो ऑक्सीजन है अनस्टेबल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और चार्ज डेंसिटी रखती है। अब हाइड्रोजन को साथ जोड़ लिया तो स्टेबल होगी और ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। तो सायानाइड्स के साथ रिएक्शन करें तो सायानोहाइड्रेंस हमारी प्रोडक्ट है। ये हमारी केमिस्ट्री है जब बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की बात करें।
एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस में जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है इसको हमने स्टेबल करना है बाय फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोटोनेशन। तो एसिड आएगा और वो प्रोटॉन रिलीज़ करेगा और ये प्रोटॉन यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और फिर फर्दर अटैक होगा इस चौथी स्पेस पे जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है कार्बन के पास। तो फिर ये अब एक सेंटर इसके पास, एक स्टेबल सेंटर इसके पास अवेलेबल है जहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि अमीन्स हैं, तो रिलेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल से जब अटैक कराना हो तो फिर एसिड कैटालाइज्ड प्रोडक्ट पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से स्टेबल कर लें, फिर उसका यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो हमें प्रोडक्ट दे देगा, स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये पहले फेज़ में स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में वीक इलेक्ट्रोफाइल्स के वीक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ के लिए आपको पहले प्रोटोनेशन करवानी पड़ेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो प्रोटोनेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो बेस कैटालाइज्ड कहलाते हैं, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस। सबसे पहले बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात एक दफ़ा दोबारा छेड़ लें तो हम जानते हैं कि जो कार्बन है उस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, और पहले फेज़ में हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा इस केस का, और ये वाला जो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ये दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, बेशक लगा लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव है इसलिए ये एल्कोक्साइड आयन है, और इसको आप फर्दर प्रोटोनेट करवाएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी, और इसमें न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है और हाइड्रोक्साइड आयन भी। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स इन्वॉल्व होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 to sp3 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड में क्योंकि कार्बन अब 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, चारों सिग्मा हैं, तो sp2 से उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। ये भी याद रखें कि जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, और उसकी दो ही रीज़न्स हैं। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, कीटोन्स में इजीली न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं मिलती है कि वो अटैक लॉन्च कर सके। एल्डिहाइड में एल्डिहाइडी ग्रुप की वजह से स्पेस अवेलेबल है। एल्डिहाइडी ग्रुप में एक साइड पे ये वाला एक एरिया है, लेकिन कीटोन में क्योंकि दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स हैं इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस है मिथाइल ग्रुप्स की। और जो सेकंड बात है जिसकी वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट है ऑफ कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। उसकी वजह से ये कार्बन इतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहती। अल्काइल ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी या इफेक्ट की वजह से ये वाली कार्बन इतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहती, तो लेस रिएक्टिव। तो एल्डिहाइड्स आर मोर prone to reactions whereas electrophilic addition reactions, whereas ketones do react but to a lesser extent. बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में सबसे पहले हम सायनाइड रिएक्शन विद सायानो ग्रुप देखेंगे। या हाइड्रोजन सायनाइड। तो हाइड्रोजन सायनाइड या कहीं से भी सायानो ग्रुप की इंट्रोडक्शन है सिस्टम में,
ये एसिड है, प्रोटॉन लिबरेट कर देगा और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है और ये रिच नेगेटिव चार्ज है। ये कॉन्जुगेट बेस अब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इंटरेक्ट कर पाएगी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो। हम एल्डिहाइड से रिएक्शन देखते हैं, ये है हमारे पास एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल। तो इथेनॉल को हम जब इंटरेक्ट करवाएंगे इस सायानो ग्रुप के साथ, पहले केस में अल्कोक्सोइडाइन फॉर्म होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट जाएगा जो पाई बॉन्ड था और ये हाइड्रोजन रहेगी। ये सायानो ग्रुप आ गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ और सेकंड फेज़ में आप इसको ये अल्कोक्सोइडाइन है, इसको प्रोटोनेट करवा लें एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में या मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, लाइक HCl एंड H2SO4। तो आपको आपकी फाइनल प्रोडक्ट इस केस में जो है वो सायानोहाइड्रिन्स है। तो सायानोहाइड्रिन्स आर फॉर्म्ड व्हेन you allow cyano group to be introduced into the carbonyl system of aldehydes and ketones. Second base catalyzed reaction is with Grignard's reagent. Grignard's reagent is an organometallic compound। ये CH3 एनाइनिक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, हैलोजन एनाइनिक है। और अगर आप इसको कीटोन के साथ यानी डाई मिथाइल कीटोन के साथ इंट्रोड्यूस कराएं तो ये एनाइनिक पार्ट यहाँ इस कैटायनिक पार्ट के साथ इनिशियल एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेयर इज़ अ मिथाइल ग्रुप। सो नाउ यू कैन प्रोटोनेट दिस सिस्टम। ऑक्सीजन के साथ ये पॉजिटिव पार्ट मैग्नीशियम वाला और उसके साथ फिर हैलोजन भी आ जाएगी। तो आप इसको फर्दर प्रोटोनेट करवा देंगे। प्रोटोनेशन के नतीजे में आपको ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ से ये वाला ग्रुप हट जाएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी और इस तरह से आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। तो इन दिस केस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन, so this is a tertiary alcohol. So you get tertiary alcohols when you allow ketones to react with Grignard's reagent. You will get a primary and secondary alcohol when you allow an aldehyde to react with a methyl magnesium bromide or any Grignard's reagent. Process remains the same. अगला रिएक्शन जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड से है। सोडियम बाइसल्फाइड इज़ NaHSO3। SO3 नेगेटिव है, NaH पॉजिटिव है और इसमें फिर जो अटैक है वो SO3 ग्रुप का होगा। तो ये मैं एक डाई मिथाइल कीटोन लिखता हूँ, इसमें स्मॉलर कीटोन से रिएक्शन होगा। तो ये NaH ग्रुप और SO3 ग्रुप। तो यहाँ पे जो SO3 ग्रुप है ये यहाँ पे जो है वो आके अपने आप को अटैच कर लेगा और इस केस में आप देखेंगे कि CH3CO ये बॉन्ड टूट गया, ये भी CH3 मिथाइल ग्रुप और वो SO3 यहाँ पे आके लग गया। अब ये एक स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे ये वाला ग्रुप चाहे तो लग सकता है और नहीं तो बल्कि लग जाएगा, लगा दें NaH। तो इसके बाद आप इसको फर्दर जो है प्रोटोनेट करवा लें। प्रोटोनेशन से ये है कि ये वाला ग्रुप फिर वाइप आउट हो जाएगा और आपको आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी OH के साथ SO3 CH3। कार्बोनाइल ग्रुप से सिंपली अगर इसको समझना हो तो ये हमारा Na, ये हमारा H पॉजिटिव, ये हमारा SO2 और ये हमारा O। तो इसको काफ़ी सारे पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और बेसिकली इसने यहाँ पे अटैक लॉन्च करना है। तो ये जब अटैक लॉन्च करेगा यहाँ कार्बोनाइल कार्बन पे तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगी SO2 और ऑक्सीजन भी साथ मौजूद है यानी SO3 ही लिखें। तो अगर आप इससे ऑक्सीजन को तोड़ लेंगे तो फिर ये जो सल्फ़र वाला सेंटर है ये जो है ये
मोर वल्नरेबल होगा अटैक लॉन्च करने के लिए, तो इसके पास स्पेस भी होगी कि ये आके यहाँ पे अटैच कर सके। तो इस तरह से इसको तोड़ के दिखाया है। तो ये SO3 है, ये यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब ये वाला सोडियम यहाँ पे भी जा सकता है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी जा सकता है। तो ये हमारा जो है इशू नहीं होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। तो हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये सल्फाइट जो रेडिकल है इसकी प्रेजेंस जो है ये प्राइम है। और यहाँ पे अगर 2 अल्काइल ग्रुप्स हों तो फिर ये यहाँ पे आपको जो है सोडियम बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स ये भी मिल सकती है। यहाँ पे सिर्फ सोडियम का फ़र्क है, बाकी रिएक्शन सेम है। इसके अलावा सोडियम बाईसल्फाइड के रिएक्शन में एक और वेरिएशन माइनर सी पॉसिबल है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हैं सारे। यहाँ पे ये भी इस तरह से भी टूट सकता है कि जो Na है वो एक साइड पे हो जाए और HSO3 ग्रुप एक साइड पे हो जाए, और ये HSO3 जो है इसमें जो है हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक लॉन्च करे। तो ये O के साथ तो Na लग जाएगा और ये वाला ग्रुप जो है ये ऑक्सीजन SO2 और इसके बाद यहाँ पे H। तो इसके बाद फिर यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपको प्रोटॉनिक एक्सचेंज करानी पड़ेगी। Na इधर आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, तब भी आपके पास वही प्रोडक्ट हासिल होगी जो हमने अभी देखी। ये 4 वैलेंसीज यानी कि COH, ये हाइड्रोजन इधर चली गई, सोडियम नीचे आ जाएगी और इस तरह से ये फिर SO3 पूरा हो गया, यानी कि OSO3 उसी तरह लिखते हैं, O एंड SO2 एंड Na, SO3Na. So this becomes a sodium bisulfite addition product. In this case it is a protonic exchange. These are tautomers of one another. अब हम इनके कुछ रिएक्शंस ड्यू टू अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और एल्डिहाइड के केस में जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाला सेंटर है ये अल्फ़ा सेंटर है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये कार्बोनाइल कार्बन है, कीटोन है, और ये 2 सेंटर्स हैं अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ द हाइड्रोजन दैट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन इन नेबर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। तो कीटोन्स के केस में 2 सेंटर्स पे अवेलेबल है, एल्डिहाइड्स के केस में 1 सेंटर पे अवेलेबल है। ये एसिडिक इन नेचर है, और एसिडिक इन नेचर की वजह से, एसिडिक इन नेचर क्यों है? कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से। कार्बोनाइल कार्बन इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। उसकी वजह से जब आप ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, ये एसिटाल्डिहाइड से मैंने अल्फ़ा हाइड्रोजन अलहदा कर दी, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ एनी ऑफ दीज हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन जो है किसी बेस की मौजूदगी में, ये इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगी और एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, और यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस बॉन्ड का है वो टूट कर चला जाएगा इस तरफ, और आपके पास एक नेगेटिव कार्बेनियन आयन फॉर्म होगा। ये कार्बेनियन आयन की जो फॉर्मेशन है ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वजह से है। ये एक अब न्यूक्लियस लविंग सेंटर बन गया है। ये फिर एक किसी भी और एल्डिहाइड या कीटोन के इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और एक नया कंपाउंड जनरेट होगा। तो उन कंपाउंड्स को भी हम देखते हैं जो फॉर्म होंगे। तो ये बेसिकली 2-3 बातें याद रखने वाली हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन की, उसकी एसिडिक इन नेचर होने की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, और ये अगर एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करेगी। ये बिल्कुल बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के इसको ले लिया और ये कार्बेनियन आयन रिजल्टेंटली फॉर्म हुआ इस इलेक्ट्रॉन पेयर से। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर नाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिमेनिंग एल्डिहाइड। सो दिस नाउ इज़ अनस्टेबल स्पीशी, और ये फौरी तौर पर इंटरेक्ट करेगी, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगी
और अगर एल्डिहाइड इसकी प्रॉक्सिमिटी में लाएंगे या कीटोन लाएंगे तो उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके आप एक नया कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं जिनको एडोल्स कहते हैं या कीटोल्स कहते हैं। एडोल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड अल्कोहल्स, कीटोल्स फ्रॉम कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। तो ये फॉर्म होंगे। रिएक्शन का नेम जो है ये एडोल कंडेंसेशन कहते हैं इसको। इसमें 2 एल्डिहाइड्स या 2 कीटोन्स इन्वॉल्व होंगी, यूजुअली सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स की। तो लेकिन नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री ये कहती है कि कार्बेनियन आयन ने इंटरेक्ट करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ज़्यादा सिमेट्रिक अगर आपने कंपाउंड्स हासिल करने हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना तो फिर आपने सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट्स के या कार्बन चेन्स के एल्डिहाइड्स या कीटोन लेने हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर एल्डिहाइड्स, 2 एल्डिहाइड्स या 2 कीटोन्स। तो एक कार्बेनियन फॉर्म करेगी और दूसरी इंटरेक्ट करेगी। तो या 2 एल्डिहाइड्स ले लें या 2 कीटोन्स ले लें तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा सिस्टम। नहीं तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी ये काम हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने समझने की कोशिश की। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से जनरेट होगा, वो अगर हम 2 एल्डिहाइड्स लें, जैसा कि अभी हमने एसिटाल्डिहाइड से ही इस चीज़ को समझा है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना नेसेसिटी है। तो एसिटाल्डिहाइड से बात स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा एसिटाल्डिहाइड लिया, सिमिलर कार्बन नंबर्स का दूसरा एल्डिहाइड लिया। अब यहाँ पे जो काम होना है वो सबसे पहले तो किसी एक के अल्फ़ा हाइड्रोजन की इससे कार्बेनियन आयन की फॉर्मेशन है। तो वो आप यहाँ पे बेशक इसकी हाइड्रोजन को बेस से अब्स्ट्रैक्ट करवा कर कार्बेनियन जनरेट करवा लें। ये कार्बेनियन जो है वो यहाँ पे आके इंटरेक्ट कर जाएगा और इसके नतीजे में फिर आपको जो है वो कंपाउंड्स हासिल होंगे जिनको हम एडोल्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CH3CO, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके माइनस और मज़ीद इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये वाला ग्रुप CH2 ग्रुप ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये साथ COOH तो इसके है ही है, जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इस केस में। तो फर्दर अगर आप चाहें इसको मज़ीद सिस्टमाइज़ करना तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा लें, तो फिर ये है कि आपके पास हाइड्रोजन भी आ जाएगी। तो ये यूजुअली बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं, ये याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ इन्वॉल्व। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फिर आप इसको यूज़ करते हुए जब ये काम करवाएंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे अल्कोहल ही ग्रुप आ जाएगा। ये CH2 को मैंने सीधा करके लिख दिया, नीचे से उठा के आगे ले गया और COOH और एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये है वो कंपाउंड जो हमारे पास फॉर्म होगा। इसको एडोल कहते हैं। इसमें एल्डिहाइड भी है, सॉरी एल्डोल नहीं है, एडोल है। एडोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड्स आर अलाउड टू इंटरैक्ट एंड कीटोल्स आर फॉर्म्ड व्हेन कीटोनिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व्ड। तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, याद रखिएगा। बीटा हाइड्रोक्सी एडोल्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल्स आर फॉर्म्ड। ये कंपाउंड हमने फॉर्म किया और ये कंपाउंड में से अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करवा पाएँ, माइनस वाटर कर दें, तो उसके नतीजे में आपको अनसैचुरेशन आ जाएगी। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जाना है, यहाँ से फिर हाइड्रोजन जाएगी, तो इसी पोजीशन पे यानी अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे आपको अनसैचुरेशन भी मिल सकती है। अगर आप इसको किसी एसिड, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में यूजुअली आप डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप अनसैचुरेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये है वो बात कि unsaturated adols and ketols are also formed, can also be formed by removal of hydroxyl ion and hydrogen from two simultaneous या two consecutive
कार्बन्स। इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। अब कैनिज़ारोस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। सिस्टम खुद ही अपने आप को एक्सचेंज के नतीजे में हाइड्रोजन्स की या ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज या रिड्यूस एज़ पर द केस में भी हो जाए, तो उसमें फिर वो कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के केस में, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, ये रिएक्शन होगा जिसको कैनिज़ारोस रिएक्शन कहते हैं। दिस इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इन्वॉल्व्स कंपाउंड कंटेनिंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। So without alpha hydrogen this reaction has to be carried out। तो फिर आपके जो चीज़ मिलेगी, दो मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट है, फॉर्मल्डिहाइड्स ही हैं, और यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, एक मिथाइल अल्कोहल मिलेगा और एक आपको सोडियम या बेस की प्रेजेंस में, जिस बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे उसका सॉल्ट मिल जाएगा, O and Na इन दिस केस। सोडियम फॉर्मेट है, ये मिथाइल अल्कोहल है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हैं। अब ये सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरह से है? इस तरह से है कि पहले केस में आपके पास पहले तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है हाइड्रोक्साइड आयन का, और ये यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी किसी पे भी, उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्योंकि ये रिच इन इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड फेज़ में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो एक एनाइन फॉर्म होगा। सेकंड फेज़ में जो ये एनाइन फॉर्म हुआ है ये दूसरे मॉलिक्यूल को एल्डिहाइड के को से इंटरेक्ट करेगा, ये देखिएगा, और उसको हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन एज हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल लिखें HCOOH, और ये वन ऑफ द हाइड्रोजन्स जो है, वन ऑफ द हाइड्रोजन्स ये यहाँ पे चली जाएगी और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगी, तभी हाइड्राइड आयन कहलाएगा। तो एंगल यहाँ पे थोड़ा सा शो करें कि अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जाएगी। तो फिर यहाँ पे CH3O हमारे पास एक प्रोडक्ट आएगी, CH3O, CH2 थर्ड वन एंड O, ये बॉन्ड डबल जो है ये टूट जाएगा डेफिनेटली, और वो आपके पास एक मिथॉक्साइड आयन फॉर्म होगा। यहाँ पे जो बाकी मादा स्ट्रक्चर है ये, अब ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे जब टूट गया ये, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ज़रूरी है कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करने के लिए। ये जब आप एक अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आप एसिड की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं HCOOH, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड। तो आपके पास ये दो चीज़ें यहाँ पे फॉर्म हुई इनिशियली, मिथॉक्साइड आयन एंड फॉर्मिक एसिड। तो अब सेकंड फेज़ में ये आपस में सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगी। सेकंड फेज़ में आप देखेंगे कि ये अनस्टेबल आयन है और ये यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन आएगी इसके साथ, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और बाकी मादा जो है आपके पास HCOO- आयन बचेगा। वहाँ क्योंकि ये बेस कैटेलाइज्ड है तो ये पॉजिटिव रेडिकल इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास सोडियम फॉर्मेट बन जाएगी, ये मिथाइल अल्कोहल। तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन थी इनिशियली यहाँ तक, तो बाद में सोडियम आके इस जगह को फिलअप कर लेगा, ये बात की बात है। दिस इज़ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो आपस में ये मैनेजमेंट है दो प्रोडक्ट्स की जो कि अनस्टेबल थी, वन ऑफ देम उसने अपने आप को एडजस्ट किया
This is self-oxidation reduction. This is called Cannizaro's reaction.